माता पिता के चरणों में क्या है? तो किसी ने कहा कि माता पिता के चरणों में जन्नत है, पर हमारे कहते हैं कि जूता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आपके हिसाब से एक पिता और पुत्र के बीच में एक आइडियली किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए? पिता कितना मजबूत है इसकी आवश्यकता नहीं है, पिता का होना ही अपने आप में मजबूती है। पिता का होना आप में एक ऐसा आत्मविश्वास भरता है, आपको लगता है कि यार मेरा गुमान जिंदा है, मेरा गुरूर जिंदा है, अभी तक मेरा बाप जिंदा है। मैं उसमें थोड़ी सी एक दूसरे एंगल से मैं बात करना चाहूंगा। हो सकता है कि जो दर्शक देखें वो उनमें से कुछ दर्शक थोड़ा उनको ये भी लगे कि ये किस तरीके की बात कर रहा है। मैं भी आपसे राजपाल जी बोलूं कि आपकी मेरे को हड्डियां जो हैं वो 27-28 हड्डियां तोड़नी है, बोलो जी क्या रेट है, कितने में तोड़वा लोगे? आज आपको सारे दिन मोबाइल लिए हुए देखता है पुराना पिता, तो झुंझलाहट में आपको 4 बात सुना देता है। उसका सोल्यूशन मैंने देखा है मेरे घर में जी। मेरे पिताजी भी, मैं इतना यूज नहीं करता, लेकिन वो अगर यूज करते हुए देखते तो ऐसे बोल देते थे कि क्या मोबाइल में क्या देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो। उसका सोल्यूशन सिंपल सा है, मैंने भी उनको स्मार्टफोन खरीद के दे दिया। अब वो मेरे से ज्यादा देखते हैं। वो आपसे ज्यादा देखते हैं। अब ये एक ऐसा तथ्य है जो शर्मनाक है। सीम को लेकर, यानी सीमांकन जो होता है, उसको लेकर होने वाले झगड़ों और किए जाने वाले केसेस में शेखावाटी राजस्थान में नंबर 1 है। भाइयों में पहले तो बहुत बनती थी, लेकिन जब से शादी हुई है उसके बाद में इनमें गड़बड़ हो गई है, खटपट आनी स्टार्ट हो गई। जी। मतलब भाइयों के बीच की जो लड़ाई है उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी डाल दी जाती है उनकी पत्नियों की। मैं ऐसा नहीं हूं साहब। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम रिश्तों के ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पे उस एपिसोड में बात खत्म हुई थी वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। और विष्णु सर, पिछली बार का जो एपिसोड है उसको देखने के बाद में मेरे कुछ मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपने बात तो की कि ओवरऑल रिश्तों के ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में जाना चाहिए। हमारे जो बाय डिफॉल्ट जो रिश्तों की जो आपने बात बताई थी कि उनके अंदर जो बातें हो रही है, उनके अंदर जो कड़वाहट जा रही है, वो रिश्तों में जो थोड़ी कमजोरी आ रही है, उनके ऊपर आप एक डिटेल में बात करें। तो मैं चाहता हूं कि आज हम हमारे जो वो रिश्ते हैं जो हमें जन्म के साथ में मिलते हैं, जिनका हम चुनाव तो नहीं करते, लेकिन उनको बेहतर करने की जिम्मेदारी तो हमारी है जी। तो सर उनके ऊपर हम बात करते हैं। कोई भी लड़का है या लड़की है, उसके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है उसका पिता। अगर हम पिता को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं या उनकी तरह कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस पिता को अच्छे से समझें और हमारे उस पिता के साथ में, माता के साथ में रिश्तों की समझ थोड़ी सी बेहतर हो? रिश्ते कैसे होने चाहिए, इसके लिए आपको जाना तो भारत की जो पौराणिक पारंपरिक प्रथा रही है, हमारी जो क्रम रहा है, उसमें देख लीजिए। और मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। यदि रिश्तों को, जो आपको मिले हुए डिफॉल्ट रिश्ते हैं, उनके साथ व्यवहार कैसा करना है, तो आप रामायण को और महाभारत को देख लीजिए। जी। सीधी सीधी सी बात है, इन रिश्तों में जहां जहां त्याग की बात करेंगे, देने की बात करेंगे, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन रिश्ते बनेंगे जो रामायण में देखने को मिलता है। और जहां जहां इन रिश्तों में आप अधिकार की बात करेंगे, पाने की बात करेंगे, लेने की बात करेंगे, वहां वहां आपको महाभारत होता हुआ दिखाई देता है। फर्क ज्यादा नहीं है महाभारत और रामायण में, परिवार भी वही है, वैभव भी वही है। फर्क इतना सा था, रामायण में हर पात्र, हर रिश्ता अपने रिश्ते के केवल जवाबदेही पे बात कर रहा है, मांगने की कोई बात नहीं कर रहा। महाभारत में हर रिश्ता केवल अधिकार की बात कर रहा है, जवाबदेही की कोई बात नहीं कर रहा। यह बात आज भी अक्षरशः लागू होती है। आप अपनी भूमिका में सिर्फ देने की बात करेंगे तो आपके रिश्ते बहुत बेहतरीन होंगे, अधिकार की बात करेंगे तो रिश्ते कमजोर होंगे। और मैं एक बात बताऊं, माता पिता का जो रिश्ता होता है ना, आप ऐसे समझिए, पिता तो होता है अखरोट की तरह। अखरोट का बाहरी खोल देखिए कितना कितना कठोर दिखता है, पर जब उसको फोड़ दो आप और उसके अंदर से वो फल निकालते हो, कितना सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। माता जो होती है वो किशमिश की तरह होती है, वो अंदर बाहर दोनों एक जैसी सी होती है। और बहुत बार मैं ये कहना चाहूंगा, आधुनिकता कितनी भी आप पे हावी हो जाए, पर माता पिता का निर्णय आप इस बात से मत करिए कि वो आपको कैसे पाल रहे हैं, कैसा दे रहे हैं। माँ के ऊपर मेरी पंक्तियां हैं कि मैं ममत्व का सार है, खड़ी मात्रा उसकी प्रहरी, चंद्र बिंदु है कुंड प्यार का, मातु जग में प्रभु अवतार। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो उसको लगा कि यार मैं तो जाके नहीं संभाल पाऊंगा इन सबको, तो उसको संभालने के लिए उसने अपना एक छोटा रेप्लिका जो है वो माँ के रूप में भेज दिया। जी। आप सोचिए कि संसार में कौन सा रिश्ता होता है जो आपको लात खा करके दूध पिला दे। मैं भी आपसे राजपाल जी बोलूं कि आपकी मेरे को हड्डियां जो हैं वो 27-28 हड्डियां तोड़नी है,
बोलो जी क्या रेट है, कितने में तुड़वा लोगे? दे दूंगा आपको 50 लाख रुपए। आप बोलेंगे मुझे सर नहीं चाहिए, मुझे 28 हड्डियां नहीं तुड़वानी। ऐसा कहते हैं कि प्रसव पीड़ा में, हम तो पुरुष हैं हमें पता नहीं है, पर ऐसा कहते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, रिसर्च बताते हैं कि एक महिला जब अपने बच्चे को प्रसव पीड़ा झेल करके जन्म देती है तो लगभग 28 हड्डियों के तिड़कने की, टूटने की पीड़ा वो झेलती है। फिर भी वो आपको जन्म देती है, आपको पालती है। आप रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, वो खुद जो है वो गीले में सो जाएगी, आपको सूखे में सुला करके आपको पालती है। तो उसके हम निर्धारण करने नहीं बैठ सकते कि इसका चुकाएं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनका पेमेंट नहीं कर सकते आप, उनका पेमेंट कभी भी नहीं कर सकते हैं, आप केवल श्रद्धा उनको दे सकते हैं। तो जो आपके माता पिता का रिश्ता होता है उसमें केवल श्रद्धा ही हो सकती है। आप ये कभी भी तय नहीं कर सकते कि वहां अधिकार की बात करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता ने क्या करा, हमारे लिए कुछ जमीन नहीं। अरे भैया, जमीन छोड़ना उनका काम नहीं था, आपको पैदा करना उनका काम था, पालना उनका काम था। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पाला पोसा, आपका सामर्थ्य आप कुछ अच्छा कर लीजिए। तो माता पिता के साथ तो ऐसा कि देखो, पिता से, अच्छा हमारे को हमारे टैबू है, आप अपने पिता को गले नहीं लगा सकते हैं। नहीं, गले लगाना सर दूर की बात है, आप पिता सीधे से मुंह बात भी नहीं कर बात सकते। नहीं कर सकते। उसका एक कारण है कि हमारे कहा जाता है, किसी ने पूछा कि भाई माता पिता के चरणों में क्या है, तो किसी ने कहा कि माता पिता के चरणों में जन्नत है, पर हमारे कहते हैं कि जूता है। वो पहनते भी है, दिखाते हैं। और मैं तो उन पिताओं को अच्छा मानता हूं कि आपके घर में पिता का यदि एक दबंगई नहीं है, खौफ नहीं है। दबंगई और खौफ शब्द नकारात्मक हैं, पर मैं समझूंगा आप इसको सकारात्मक इस रूप में समझे कि यदि उनका अनुशासन नहीं है तो फिर परिवार बिखर जाएगा, फिर परिवार चल नहीं पाएगा। पिता का अनुशासन रहना बहुत जरूरी है। वो कहता ना कि पिता है तो दुनिया के सारे खिलौने अपने हैं। पिता आपके साथ में है तो आप मेले में जाइए, आपको लगेगा संसार सारा अपना है। और आपका रिश्ता क्या होता है इन दोनों के साथ में? जब आप पिता की, माता पिता की अंगुली पकड़ के मेला घूम रहे होते हैं तो आप देखिएगा कि आप अंगुली पकड़ करके रखते हैं, अचानक से आवाज आती है, उस अंगुली को जोर से दबाते हैं क्योंकि आपको चिंता में पकड़ लूं। और आप कई बार तो अपना हाथ उनके हाथ में दे देते हैं कि वो हमें पकड़ ले। आपका अगाध विश्वास है उनके ऊपर, लेकिन आप छोड़ छोड़ के भागना भी चाहेंगे मेले में। तो पिता क्या करता है? माता आपको हाथ पकड़ती है, मतलब वो ये जवाब दे लेते हैं कि जब तक तुम्हें दुनिया देखनी नहीं आती है, हम तुम्हें दुनिया दिखाएंगे और चलाएंगे भी। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि लौट करके हम भी उनको ऐसा ही बनाएं। और रही जो बाकी के रिश्तों की बातें, उन बाकी के रिश्तों के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको घर में रामायण चाहिए कि महाभारत चाहिए। महाभारत चाहिए, अधिकारों की बात कर लीजिए। रामायण चाहिए तो आप देने की बात कर लीजिए, दायित्व की बात कर लीजिए। और पिछले एपिसोड में मैंने एक बात कही थी कि रिश्ते कैसे चलें, परिवार कैसे चलें, और उसमें मैंने कहा था कि आपको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपने, मुझे नहीं पता कितनी रामायण पढ़ी कि नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है। और रामायण के अनेक वर्जन्स हैं, वाल्मीकि रामायण भी है, तुलसी बाबा की भी रामायण है। आप उसमें पढ़ेंगे तो आप एक एक पात्र को उठा करके देखिए, हमारे ये रिश्ते कैसे होने चाहिए, ये सारा प्रमाण उसमें मिलेगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। राजा दशरथ थे, हर दिन राज्यसभा में जाने के लिए तैयार होते थे। एक दिन राज्यसभा में जाने के लिए अपने बाल बना रहे थे, सामने शीशा था, और अचानक से देखा कि ये जो हमारी कलम होती है, यहां पर उनको एक सफेद बाल दिख गया। अच्छा। सफेद बाल दिखते ही उन्होंने उस दिन अपना मुकुट पहना और सीधा जो है वो अपने गुरु के पास चले गए और उनसे जाके कहा कि राम का राज्याभिषेक कर दीजिए। उन्होंने कहा राजन, अभी तो आप युवा हैं, आपको अभी राज्याभिषेक की? बोले मेरे एक केश जो है वो सफेद आ गया, अब मुझे लगता है कि मेरे वानप्रस्थ का समय है, मैं वानप्रस्थी बनूं, समाज के लिए करूं, उसके बाद मैं सन्यास में जाकर के मोक्ष की कामना के लिए अपनी बातचीत करूं। आप राम को राज्याभिषेक दे दीजिए। क्या आज हम ये देख पाते हैं कि किसी पिता के हाथ में यदि कोई चीज है वो आसानी से छोड़ देता है क्या? हमारे यहाँ तो कुछ आक्रांता बाहर से आए थे, मुगल जो आए थे, उन्होंने तो अपने पिता को मार मार के राजगद्दियां ली हैं, क्योंकि उनको लगता था कि 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का छोड़ ही नहीं रहा। लेकिन आपने देखा कि दशरथ कैसे थे, पिता कैसा था। जहां उसको लग गया कि बस अब मेरा उत्तरदायित्व तो पूरा हो गया और मेरे बच्चे इस योग्य हो गए कि वो संभाल सकते हैं, एक सफेद बाल दिखने के बाद अपने पुत्र को सारा साम्राज्य देने के बारे में सोचना, ये पिता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपकी संतति कभी आपका विरोध करेगी क्या। लेकिन वहीं एक माँ ने केवल एक वचन दिया हुआ था और माँ ने तुरंत क्या कर दिया, वो वचन मांग लिया, किसी भी कारण से मांग लिया। तो तुरंत जिस इक्ष्वाकु वंश के राजा राम को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य मिलना था, उसने तुरंत 14 वर्ष का वनवास चुन लिया। लाइए मुझे ऐसे कितने पुत्र हैं कि पिता, अच्छा पिता ने नहीं कहा, आपको एक दृष्टांत आता है, आप आश्चर्य करोगे। उसमें राजा दशरथ लिखते हैं कि राम तुम सेनापति हो,
राजा तो तुम बनोगे, पर अभी तुम वर्तमान में अयोध्या के सेनापति के रूप में हो, या मैंने तुम्हें डिक्लेयर कर दिया है। मतलब ये वैसा ही हो गया कि चुनाव का रिजल्ट आ गया और राष्ट्रपति ने कहा दिया जी पुराने प्रधानमंत्री ये थे, नए प्रधानमंत्री ये शपथ लेंगे, तो तुम तो और शपथ लो कि तुम फटाफट राज्याभिषेक करवाओ, राजा बनो, सेना अपने हाथ में लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, पर तुम अयोध्या छोड़ करके वनवास में मत जाओ। पिता ने कहा कि आप ये जो आप मुझे कह रहे हैं ये एक पुत्र के मोह के रूप में कह रहे हैं, पर आपका वचन मेरे लिए मेरे जीवन का ब्रह्मवाक्य है, मैं ये नहीं कर सकता। मां को आपने जो वचन दिया है, मां की जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, और वो वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। यदि कहीं पर भी त्याग की ये भावनाएं हैं कि एक बाल देख करके राज्य पुत्र को दे देना और पिता के एक वचन का पालन करने के लिए पुत्र द्वारा वो साम्राज्य छोड़ करके 14 वर्षों के लिए वल्कल पहन करके और वनवास में निकल जाना, ये यदि भाव आपके हैं तो पिता पुत्र के संबंध कभी खराब हो ही नहीं सकते हैं। पर आप वही वाली बात है, पाने की बात करेंगे केवल तो काम कर नहीं पाएंगे। और दूसरा ये होता है कि भाई पिता जो होता है वो खुल करके एक्सप्रेस कर नहीं पाता, बच्चे को जितना स्नेह करता है उतना भी नहीं बता पाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अनुशासन के आधार पर उसका पालना करना जरूरी है, प्रेम देने के लिए वो माँ को आपके छोड़ देते हैं। पिता के बारे में सर ऐसा कहा भी गया है कि बचपन में क्या बच्चे को लगता है कि मेरा जो पिता है उसके बराबर ना तो कोई जानता है ना उससे बड़ा कोई है, उसको सबसे बेहतर इंसान वही लगता है। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, कॉलेज वगैरह में जाता है, तो उसको ऐसे लगने लगता है कि मेरे पिता को कुछ नहीं आता, मेरा पिता तो बाकी दुनिया में जो चल रहे हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं। फिर जब वो पिता बनता है तो उसको फिर से लगने लगता है कि मेरा पिता जो है ना उससे बड़ा कोई नहीं था। तो वो तो मुझे लगता है कि एक नादानी है, जब वो पिता बनते हैं तो उनको वो समझ में आती है। लेकिन सर अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आपके हिसाब से एक पिता और पुत्र के बीच में एक आइडियली किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए? देखिए आपने एक बात कही है, मैं उस बात को एक शेर से आपको जवाब देना चाहूंगा। अनुभवों की पाठशाला में तप कर जी हमने पिता का दर्द जाना है पिता बनकर। वाह क्या बात है। हम पिता को तब तक समझ ही नहीं सकते जब तक पिता नहीं बन जाएंगे। हम पिता जब बनेंगे और जब अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह की उमड़ती हुई नदियों को अपने हृदय में अनुभव करेंगे, तब समझ में आता है कि यार जब मैं पैदा हुआ होऊंगा, जब मैं गोद में खेला हूंगा, तो मेरे पिता ने भी शायद ऐसा ही अनुभव किया होगा। तब जाकर के आपको समझ आता है। तो जब तक वो अनुभव आएगा नहीं, आप पिता को नहीं समझ पाएंगे। पिता बहुत टिपिकल अवधारणा है। बिल्कुल उसका मुझे लगता है कारण ये भी है कि एक 18 साल का एक युवा है, वो वर्तमान समय में 20 साल पहले की जो परिस्थिति है उनका वो तुलना करता है, जबकि उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। समय बदल गया। पिता एक ऐसी छांव है राजपाल जी, एक ऐसी ढाल है, एक ऐसी छत है, जब तक वो आपके सामने खड़ा है तब तक आप मान के चलिए कि संसार की कोई चीज सीधे आप तक नहीं पहुंच पाएगी। पिता कितना मजबूत है इसकी आवश्यकता नहीं है, पिता का होना ही अपने आप में मजबूती है। पिता का होना आप में एक ऐसा आत्मविश्वास भरता है, आपको लगता है कि यार मेरा गुमान जिंदा है, मेरा गुरूर जिंदा है, अभी तक मेरा बाप जिंदा है। आपका बाप जिंदा है तो आपको डर नहीं होता, आपको लगता है कि दुनिया में सब कुछ हो जाएगा, मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये पिता देता है आपको, और दुनिया में बहुत सारे काम इस आत्मविश्वास से हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि शिकायत वाली बात, तो क्या होता है कि जब व्यक्ति 18-20 साल का होता है, नया नया यौवन उसमें आता है, तो उसको लगता है कि दुनिया की सारी जो घटनाएं थी वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं, दुनिया का सारा ज्ञान मेरे अंदर आकर के केंद्रीकृत हो गया है, मैं दुनिया को बदलने वाला हूं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव आते हैं, वो पिता बनता है, तब उसको समझ में आता है कि आज सोचिए कि आज जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे होंगे, पिता फोन करते हैं, आपको झुंझलाहट होती है कि मैं दोस्तों के साथ हूं, सेलिब्रेशन करूं, पार्टी मना रहा हूं, पापा क्या बार बार मुझे पूछ रहे हैं, मैं कोई बच्चा हूं जो खो जाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि जब तक आपके सुरक्षित घर वापसी नहीं हो जाती है, तब तक आपके पिता की आंखों में नींद नहीं आ पाती है। मैं राजपाल जी, मैं कार्यक्रम करता हूँ, आपको पता है, मैं आज जब इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब भी आज मैं सुबह 5 बजे अपने घर पहुंचा था रात के कार्यक्रम से, और मैं ये अनुभव कर रहा था कि हर 2 घंटे बाद में मेरे पिताजी की घंटी बज रही थी कार्यक्रम के बीच में। मैंने उनसे 1000 बार कहा कि पापा आप सो जाओ, मैं आकर के फोन कर लूंगा, पर वो सो नहीं पाते हैं। तो पिता का जो रिश्ता होता है वो बहुत ऐसा होता है कि उसमें आप अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। मतलब आप अपने प्रेम को मां खुल करके कह देगी, मां रो लेगी, पिता रो भी नहीं सकता, क्योंकि आप पुरुष हैं, आप पुरुष होकर रोएंगे कैसे, आप कमजोर कैसे दिख सकते हैं। तो पिता का जो दर्द है वो तो हम समझ ही नहीं सकते हैं। अब यही है कि हम पुत्र के रूप में सिर्फ श्रद्धा दे करके, उनको आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनको मैं बहुत सारे ऐसे पिताओं से मिला हूं कि जो बहुत सामान्य हैं, आज भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके बच्चे IAS, उनको नहीं चाहिए वो कलेक्टर का बंगला, वो खुश हैं, आज भी खेती बाड़ी में खुश हैं। पिता को आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, बस श्रद्धा चाहिए। ये तो चाहिए कि कम से कम जिसको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है,
तो वो तो मैं जो है वो मुझे मिले, उसका तो मुझे सम्मान मिले, वो उसकी अपेक्षा रहती है, यही माँ की अपेक्षा भी रहती है। बिल्कुल सर, आपने मतलब बहुत सही बात कही है कि पुत्र हैं जो बेटे हैं उनको पिता को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं उसमें थोड़ी सी एक दूसरे एंगल से मैं बात करना चाहूँगा। हो सकता है कि जो दर्शक देखें वो उनमें से कुछ दर्शक थोड़ा ये भी उनको ये भी लगे कि ये किस तरीके की बात कर रहा है। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है, मैं उसको दूसरी साइड से जब देखता हूँ तो कई बार कमी ऐसी भी होती है कि पिता भी पुत्र को नहीं समझ पाते। हाँ भाई, समय बदलता है। मैं अभी आपने खुद ने कहा कि 20 वर्ष पुरानी परिस्थितियां थी। पिछले 20 वर्षों में जो समाज जितनी तेजी से बदला है राजपाल जी, मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि कोई भी पिता अपने पुत्र को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। मेरे पिताजी, मेरे खुद के पिताजी जो हैं वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड का उन्होंने पूरी जिंदगी में अपना जीवन जिया, गजेटेड ऑफिसर थे। एक दिन मेरे से कहते हैं कि यार हम तो अनपढ़ हो गए। मैंने कहा क्यों पापा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप तो अधिकृत पढ़े लिखे हैं। हाँ, पूरी जीवन लोगों को पढ़ाया है सरकार में, आज भी आपके घर पे जो है पेंशन आती है सरकार की। उन्होंने कहा यार टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, मैं कीपैड फोन रखता हूँ, सारा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है, हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, हम जो है वो अनपढ़ हैं, अब अगली माँ के पेट में जाएंगे तब शायद फिर से पढ़ाई हो पाएगी। तो एक बात बताइए, आज आपको सारे दिन मोबाइल लिए हुए देखता है पुराना पिता, तो झुंझुराट में आपको 4 बात सुना देता है। आप वहां जाकर के सोचिए ना कि उन्होंने वो देखा ही नहीं है। तो ये बात ठीक है कि पिता नहीं समझ इसका पाते। इलाज है सर। हाँ। आपने अभी जो बात बताई ना जी। कि आपका पिता आपको घर पे मोबाइल यूज करते हुए देखता है बार बार, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वो आपको कह देता है कि क्या कर रहे हो, सारा दिन फोन में हाँ। लगे हुए रहते हो। उसका सोल्यूशन मैंने देखा है मेरे घर में। जी। मेरे पिताजी भी, मैं इतना यूज नहीं करता, लेकिन वो अगर यूज करते हुए देखते तो ऐसे बोल देते थे कि क्या मोबाइल में क्या देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो। उसका सोल्यूशन सिंपल सा है, मैंने भी उनको स्मार्टफोन खरीद के दे दिया। अब वो मेरे से ज्यादा देखते हैं। वो आपसे ज्यादा देखते हैं। तो देखो आपने क्या करा, 2 पीढ़ियों के गैप को आपने भर दिया। चलो आपने फनी तरीके से भरा, लेकिन ये भरना जरूरी है। ये मैंने भी किया है। मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है जी। हम क्रिकेट देखते थे। अब क्या होता कि जैसे कोई 4 या 6 लगाओ, हम जोर से चिल्लाते थे। अच्छा। अपने आप निकलती है वो आवाज। हाँ, वो मतलब और भारत खेल रहा है, मान लो सचिन, हमारे समय में तो सचिन सबसे फेवरेट खिलाड़ी हुआ करते थे, धोनी आए, विराट अभी कोहली है, वो 6 मारते तो अपने आप आवाज निकलती है। मम्मी गुस्सा करती, चिल्लाती, क्या घर में पापा करते के जानवर नहीं करवा लगा, फिर ये क्या है। फिर हम सोच क्या करें, तो हमने मम्मी पापा को बिठाना स्टार्ट करा। उनको हमने बताया कि ये चौका है, ये छक्का है, ये इंडिया खेल रहा है, ये सचिन है। अब जब आईपीएल भी चल रहा होता है और मैं घर जाके मोबाइल चलाता हूँ, पापा बोलते हैं आज किस किस का मैच है, पास में उनके बैठते हैं और वो भी देखते हैं, मम्मी भी देखती है। तो आप इन गैप को फिल कर सकते हैं, पर आनंद तब है जब आप माता पिता के साथ रहें। मैं एक बार यार, मेरे कोई मित्र थे कलकत्ता से रहने वाले के लिए आए, तो मेरे से पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूं। बिल्कुल। जो भी, मैं तो मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो अपने पिता को समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा ये भी सोचने का प्रयास करें कि वो हमारे से इतने बड़े हैं, इसका मतलब उन्होंने अलग अनुभव दिया है, अलग टाइम अनुभव लिया है, देखा अलग तो है। वो हमें अगर कुछ भी कहते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो अपने अनुभव के हिसाब से कहते हैं। तो उनको गलत तरीके से देखना या ये सोचना कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें करने के बजाय उनको थोड़ा सा और रिस्पेक्ट से, या मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उनके थोड़ा सा नज़दीक जाएं, उनसे दोस्ती करें और उनको आज के समय की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाने का प्रयास करें। उसमें हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि पहले प्रयास में आप सफल ना हो। आप जब नई चीज़ उनको सिखाने का प्रयास करेंगे तो वो रेजिस्ट करेंगे, वो बिल्कुल नहीं स्वीकार चाहेंगे, नहीं वो करेंगे आपको उसको। धिक्कार देंगे, बोले दूर नहीं, हट जाए नहीं, यहाँ नहीं से। चाहिए हाँ। हमें। लेकिन आप धीरे धीरे आप अगर उनको ऐसे उनके पास में मतलब बच्चे की तरह जाएंगे ना आप, तब वो धीरे धीरे आपकी बात सुनेंगे। और एक बार आपने अपने ज़माने की चीज़ें या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको समझा दिया तो मुझे लगता है कि आपका रिश्ता बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी समझ पा रहे हैं, वो जिस तरीके से भी आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ में अच्छे से बिहेव करें। बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत देखता हूँ, मैं अपने आसपास भी देखता हूँ। मैं ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो में उन लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं जब अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे ऐसे लोग दिखते हैं कि वो अपने माता पिता को लेकर वो अच्छा व्यवहार उनका नहीं है। और ये बहुत ही निंदनीय विषय है। हाँ, और जब उनको कोई कहता है, मैंने देखा कहता है कि यार ये इस तरीके का व्यवहार आप क्यों करते हो,
तो वो बहाना बनाते हैं कि ये हमारे जो पिताजी हैं, माताजी कभी हमें ऐसे कहते हैं, कभी ऐसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यार, आप जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया और आज आप ये कह रहे हो कि ये मुझे ऐसे कर रहे हैं, क्या उनका अधिकार नहीं बनता? अधिकार नहीं बनता, बिल्कुल अधिकार बनता है जी। उनका उनका अधिकार निर्बाध है और ये अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि यदि आप राम के देश में हैं तो राम के जैसा इतना सा तो बनिए कि कम से कम यदि पिता ने किसी और के साथ कोई अपना निजी वचन भी दिया हुआ है तो उसकी पालना जो है वो आप करें। यही पुत्र होने का दायित्व बनता है। बिल्कुल उसको बिल्कुल निभाना ही भाई, चाहिए। आप करिए, आप पुत्र हैं, आपका प्रयास कीजिए कि आप उनको समझाएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर नहीं समझ पाते हैं तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपकी माताजी, आपके पिताजी का उनका नेचर ऐसा है, ऐसा ही रहने ऐसा ही वाला रहने वाला है। आप माता पिता दूसरे नहीं ला नहीं ला सकते, यही सकते। रहने वाले हैं। मैं इसमें एक चीज बोल दूं, उससे ये चीज और संपूर्णता की ओर जाएगी। हम अन्य रिश्तों पर बात करेंगे कि जिंदगी में दो चीजें होती हैं। जी सर। एक होती है यूजफुल, जी एक होती है प्राइसलेस। हाँ। दुर्भाग्य यह है कि हम यूजफुल के चक्कर में प्राइसलेस को खोते जा रहे हैं। मोबाइल चलाना यूजफुल है, नए दोस्त बनाना, उनके साथ समय बिताना यूजफुल है, पैसा कमाना यूजफुल है, आनंद से रहना, घूमना फिरना यूजफुल है। जी पर माता पिता प्राइसलेस हैं। बिल्कुल। उस यूजफुल को पाने के चक्कर में प्राइसलेस को खोइए मत। समय उनके साथ बिताइए, उनके साथ बैठिए। आप केवल बैठ भर जाएंगे और शाम को आकर के उनसे इतना सा पूछ लेंगे, मम्मी ठीक है ना, पापा ठीक है ना। दिन बन गया उनका। कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र, जो बहुत बड़े स्टार रहे हैं और मतलब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के आइकन्स में से हैं वो, उनको मैं सुन रहा था। उनका आपने शायद इंटरव्यू सुना होगा। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास आज सब कुछ है, पैसा है, वो अपने फार्म हाउस पे रहते हैं, पर मेरे बच्चे मेरे पास आकर के बैठ नहीं पाते हैं। तो उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपको पीड़ा होती है? बोले हाँ होती है। इसका क्या कारण मानते हैं? बोले मैं जब मेरी धुन सवार हुई कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं हरियाणा, पंजाब, जो पंजाब से हैं वो, कि मैं वहाँ से अपने पिता को छोड़ करके आ गया और पूरी ज़िंदगी मैंने केवल फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार के रूप में बिताई। मैं अपने पिता के पास कभी नहीं बैठा। तो चीज़ें लौट करके मेरे पास आई और आज मैं बहुत अकेला अनुभव करता हूँ। तो ये तो एक सीधा सीधा सर्किल है, साइकिल है। तो आप अपने माता पिता के पास बैठिए भी, समय दीजिए उनको, उनसे बात करिए, उनकी कड़वाहट को आप स्वीकार कीजिए, बिल्कुल। उनकी कड़वाहट को निकलने दीजिए। यदि किसी बात पे वो क्रोध में है, आप देखेंगे धीरे धीरे वो प्रेम के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं आपके लिए। नहीं, वो बराबरी का रिश्ता भी नहीं है ना कि हाँ, आप जवाब उसी तरीके से दे सकते हैं। अगर मान लो कोई दो दोस्त हैं जिनमें बराबरी की बात है, एक ने गुस्सा किया, आप वापस गुस्सा भी कर सकते हैं, आपके पास में वो राइट्स हैं। लेकिन माता पिता के मामले में तो ये है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक दिन मुझे लगता है कि ऐसा आएगा जब आप फिर बैठ के पछताएंगे। मुझे एक बाबा जी हैं, गौड़ गोपाल दास, उनकी एक कहानी याद आती है छोटी सी। वो बताते हैं, रियल स्टोरी है उनकी, कि उनकी अपने पिताजी को लेकर कुछ अनबन हो गई। अनबन हो गई तो उन्होंने बात करना छोड़ दिया। ओके। ठीक है। लास्ट के टाइम में उनको धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि मुझे मेरे पिताजी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए और उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। अब वो कहते हैं कि मुझे ये गिल्ट है आज भी कि मैं अपने पिता के साथ में जाकर बात नहीं कर पाया। जिंदगी भर रहेगा। और ऐसा बड़ा गिल्ट है कि उसकी भरपाई वो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं कर सकती। इसलिए ये प्राइस, मैंने कहा ना, प्राइसलेस है, खरीदे नहीं जा सकते हैं भाई। ये दोबारा नहीं मिलेंगे आपको, जो है वही है। इसलिए उनको आप पूरा सम्मान दीजिए, उनके साथ रहिए। माता पिता का रिश्ता के साथ में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन हमारे जो भाई बहन के साथ में जो रिश्ते होते हैं, हाँ हाँ, वो मुझे लगता है कि वो रिश्ते हैं जिनके साथ में हम खेलते हैं, कूदते हैं, और उनके साथ में ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए। और वो रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही ज़रूरी हैं जितने माता पिता के साथ में हमारे रिश्ते हैं। लेकिन उन रिश्तों में सर मैं देखता हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कड़वाहट आ जाती है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजपाल जी, आज इस बातचीत को करते समय मैं एक बात को बड़ी साफ गोई से स्वीकारूंगा और एक तथ्य आपको बताना चाहूँगा। हम शेखावाटी से हैं। शेखावाटी में एक आंकड़ा देता हूँ आपको जी। राजस्थान में खेतों की जुताई करते समय, जुताई का समय आने पर सीम को लेकर, यानी सीमांकन जो होता है, उसको लेकर होने वाले झगड़ों और किए जाने वाले केसेस में शेखावाटी राजस्थान में नंबर 1 है। अब ये एक ऐसा तथ्य है जो शर्मनाक है। बिल्कुल सर। और ये शर्मनाक क्यों है, अब मैं उस बात पर आता हूं कि दूसरा आपने बताया भाई बहन का रिश्ता, या भाई भाई का रिश्ता, या बहन भाई का रिश्ता, या बहन बहन का रिश्ता। वहां पर आप बराबर होते हैं, आपकी समानता होती है, माता पिता की तरह गैप वाला रिश्ता नहीं है। पर आप सोचिए कि जो आपका भाई है,
ऐसा माना जाता है कि उसको आपकी भुजा कहा जाता है, आपका कंधा कहा जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर से उसका हाथ काट दो, उसका कंधा काट दो, तो वो शरीर अपने आप में बैलेंस रहित हो जाता है, उसका संतुलन खराब हो जाता है। तो भाई का होना या बहन का होना ये आपके व्यक्तित्व को संपूर्ण करता है। और जब आप इस तरह के झगड़ों की बात करते हैं, आपस में बोलचाल बंद होने की बात करते हैं, तब मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं। दृष्टांत जो है वो ये है कि जब भरत को ये पता चला कि भाई भगवान मेरे राम को, बड़े भाई को वनवास में भेज दिया गया और मुझे राज्याभिषेक दिया गया है जी। तो भरत ने स्पष्ट मना करा, अपनी माँ से झगड़ा किया, अपने गुरु से झगड़ा किया। पिताजी तो चूंकि उनके आने के पहले ही चले गए थे तो उनसे तो वो झगड़ा नहीं कर पाए, पर उन्होंने झगड़ा करा कि आप ऐसा कर कैसे सकते हैं, जब मेरा बड़ा भाई जिंदा है तो मेरे बड़े भाई को आप वनवास में भेज कैसे सकते हैं, मैं इस साम्राज्य को नहीं ले सकता। तो गुरु वशिष्ठ उनसे अड़ गए। उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा साम्राज्य, इसको संभालना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं दायित्व से नहीं भाग रहा, पर मेरे बड़े भाई राम जिस तरह से वनवास में रहते हैं, मैं बाहर, अयोध्या के बाहर एक कुटी बनाऊंगा, वैसा का वैसा ही सन्यासी का जीवन जीऊंगा और उनकी पादुकाओं को यहां रख करके और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन को चलाऊंगा। तो गुरु एक बात कह देते हैं उनको, बोले भरत एक काम करो, तुम राजा हो और राजा की जिम्मेदारी बनती है, अब ये साम्राज्य तुम्हारा है, क्योंकि राम यहां नहीं है, राम वनवास में है, उनको घोषित रूप से तुम्हें राज्याभिषेक दिया, तुम करो। तो एक बहुत खूबसूरत घटना आती है। उनको पता है कि गुरु का रिश्ता ऐसा है कि उनसे मैं बहस नहीं कर सकता, झगड़ नहीं सकता। तो वो जाते हैं और प्रसाद की थाली लेकर के आते हैं, उसमें मिष्ठान वगैरह रख करके लाते हैं और मंदिर में गुरु जी के साथ जाते हैं और जाकर के गुरु से कहते हैं कि ये मिष्ठान की थाली है, भगवान को भोग लगाना है। तो गुरु ने कहा लगाइए। मैंने कहा, बोले गुरुदेव आपको लगाना है, पर बोले गुरुदेव मेरी इच्छा है कि इसमें आप थोड़ा चख लीजिए, इसको चख करके वो जूठा भोग लगा दीजिए। तो गुरु ने कहा कि भरत तुम्हारा मस्तिष्क खराब है, तुम क्या बात कर रहे हो, चखा हुआ भोग भगवान के लगता है क्या? तो बोले साहब क्यों नहीं लग सकता? बोले भगवान की जो चीज है वो भगवान को निर्लिप्त भाव से बिना चखे, बिना उसको दूषित किए हुए चढ़ाना, यही भोग लगाना होता है। तो बोले आप सोचिए गुरुदेव, आप भगवान को ये चखा हुआ भोग नहीं चढ़ा सकते, तो मैं मेरे बड़े भाई का साम्राज्य चख कैसे सकता हूं, उसको ले कैसे सकता हूं? ये भाव भरत का था। और जब भरत जंगल में आने की बात हुई तो भगवान राम ने वनदेवी का आह्वान किया। उन्होंने वनदेवी से कहा कि वनदेवी, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा है, मैं आज मांगता हूं कि भरत जिस मार्ग से मैं आया हूं उसी मार्ग से आएगा, उस मार्ग में जितने कांटे हैं सब हटा दो। वनदेवी ने कहा कि भगवान आपका भाई, जिसको हमने सुना कि बहुत बड़ा पुरुषत्व वाला व्यक्ति है भरत, उसके कांटे चुभ जाएंगे और आपको चिंता है? बोले नहीं वनदेवी, मेरा भाई तो ऐसा फौलाद की तरह है कि उसे लोहा भी नहीं टकरा सकता, लेकिन यदि उसको यह पता चलेगा कि मेरा बड़ा भाई राम जिस रास्ते से गए उसमें इतने कांटे थे, तो उन कांटों से उसका हृदय लहूलुहान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि भरत को दुख मिले। तो आप सोचिए कि जिस परंपरा में आप इस तरह के भाई का भाव लेकर के चलने वाले लोग हैं, वहां हम सीव के लिए लड़े, संपत्तियों के लिए लड़े, एक दूसरे के स्वार्थ के लिए लड़े, तो फिर हम सीधे लौट करके महाभारत में आ जाते हैं। और ये मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि यदि आप रिश्तों को जिंदा रखना चाहते हैं तो वहां केवल उत्तरदायित्वों की बात करिए, अधिकार की बात मत करिए। जहां अधिकार की बात करेंगे महाभारत होंगे, जहां आप उत्तरदायित्व की बात करेंगे वहां समन्वय होगा। और भाई भाई के रिश्तों के लिए समन्वय आवश्यक है। वहीं एक बात और कहना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान था रावण। बहन आकर के कहती है कि जंगल में दो पुरुष आए हैं और मैं उन पे मोहित हूं, उसमें से जो बड़ा वाला राम है मुझे पसंद आ गया, पर उसकी पत्नी साथ में है। वो अपने भाई से कहती है कि मुझे वो राम चाहिए, और रावण जो है वो इस बात को स्वीकार करते हुए और उसको कहता है कि तुम जाओ और जाकर के उसको प्रणय प्रस्ताव रखो। वो रखती है, उसकी दुर्घटना जो आगे घटती है, लक्ष्मण जी ने उसके साथ क्या करा वो अलग विषय है। आप अपनी बहन से प्यार कर सकते हैं, प्यार करिए, खूब करिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर्यादित आचरण कुछ करने की बात करे या आपके सामने डिमांड रखे आप उसको मान लें। तो भाई बहन के रिश्तों में मर्यादा हो, अनुशासन हो। लक्ष्मण की बात कर लीजिए, आप सोचिए कि अपना पूरा जीवन छोड़ करके भगवान राम के साथ चले और संसार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसकी छाया नहीं बनी। हम सब चलते हैं तो धूप में हमारी छाया बनती है, पर भगवान राम की कभी छाया नहीं बन पाई, क्योंकि छाया के स्थान पर सदैव लक्ष्मण खड़े हुए मिले उनको। तो आप यदि परंपराओं के लोग हैं, आप यदि भारत के लोग हैं, तो आपको राम का चरित्र ले लेना चाहिए। भरत का चरित्र ठीक है, लक्ष्मण का चरित्र आपके लिए सब कुछ दे देता है। और आप मजे की बात ये है कि जब उन्होंने त्याग करा तो लौट करके उनको कितना मिला, प्रेम कितना मिला, उसकी अकल्पना है, कल्पना ही नहीं कर सकते आप। तो यदि भाई भाई की बात करें और इनमें जो झगड़े हो रहे हैं, ये सिर्फ राजपाल जी इस बात को लेकर के हो रहे हैं कि मुझे भौतिक वस्तुएं क्या मिल रही है,
छोड़ दीजिए उनको, प्रेम मिल जाएगा। सर संपत्ति के अलावा मैं एक जो आम मान्यता है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, जी। मतलब लोग जो दावा करते हैं मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि भाइयों भाइयों में पहले तो बहुत बनती थी, लेकिन जब से शादी हुई है उसके बाद में इनमें गड़बड़ हो गई है, खटपट आनी स्टार्ट हो गई जी, है। जी, जी। मतलब भाइयों के बीच की जो लड़ाई है उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी डाल दी जाती है उनकी पत्नियों की। मैं ऐसा मत हूँ सर जी। मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि मैं भी ये नहीं मानता, क्योंकि अगर दो भाई हैं उनके बीच में उनको किस प्रकार का रिश्ता रखना है ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और प्लस ये जिम्मेदारी या ये दोष उन महिलाओं पर डाल देना जो अपना घर छोड़कर आए हैं, हाँ, ये कितना ठीक है? एक सीमा तक ऐसा हो सकता है कि कोई हमारा जो साथी आया है वो हमारे जैसा नहीं है, नहीं है। उसको ये भाई भाई में बनना, आपस में बैठना, प्रेम करना, एक दूसरे के लेना देना ये नहीं समझ में आता। वो ऐसा हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसने अपने परिवार में देखा होगा। सर हो सकता है जी, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी उन भाइयों की नहीं है? मैं वहीं आ रहा हूं कि वो ऐसा हो सकता है, पर वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपना जीवन जीने और अपने भाइयों के साथ शिष्ट व्यवहार करने से रोक सके। उसकी इजाजत आप देते हैं। आप यदि इस बात की स्पष्टता से एक व्याख्या करके रखें कि मेरे लिए जो रिश्ते हैं वो कहां, कौन से रिश्ते की मर्यादा और कहां उसकी सीमा है, तो फिर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति आपको डिगा नहीं सकता है। इसलिए ये दोषारोपण करने का मतलब है हम केवल खुद के लिए एक शेल्टर ले रहे हैं, हम खुद के लिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा बच जाएं। जी सर। एक ऐसा होता है ना कई बार बच्चा की पेपर हार्ड आ गया, वरना तो मैं तो तैयारी अच्छी थी, हाँ, तैयारी अच्छी नहीं थी वरना पेपर तो हार्ड आ ही नहीं सकता है। तो वैसे ही केवल खुद को बचाने की कल्पना मात्र है। और हम लोग बहुत बदमाश हैं, स्वार्थी हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, एक दो लोग मेरे बहुत अच्छे अपने भांग पीते हैं, हाँ। धतूरा खाते हैं, मेरे से कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूं, गाने लगाते हैं स्टेटस पे, हम तो शिव के भक्त हैं, शिव जी भी भांग धतूरा पीते थे, हम भी पीते हैं। तो मैंने उसका शिव जी तो जहर भी पीते हैं, कभी असली भक्ति साबित करके दिखाओ। वो एक शेर है कि वो आए हमारी कब्र पर फूल चढ़ाकर चल दिए। ये कहां की रीत है? कब्र के पास कब्र खुदाओ, ये सच्ची प्रीत है। सच्ची प्रीत साबित करना तो जहर खाओ आप शिव जी, तब माने जाओगे कि हलाल आपने पिया। तो ये जो दूसरों का सहारा लेकर के कि पत्नियां आ गई, उन्होंने बीच में गड़बड़ कर दी, ये सब फालतू बातें हैं। इंसान केवल बचने के मार्ग ढूंढता है, बाकी अपने रिश्तों को चलाना और उनके प्रति समर्पण रखना ये आप ही के हाथ में, आप रख सकते हैं इसको। मैं इससे और मुझे लगता है कि ये बात तब होती है जब जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, भाइयों भाइयों में भी एक घटना बताता हूं आपको आश्चर्य होगा, दर्शकों को भी मजा आएगा। मेरे अंकल हैं, वो वकालत करते हैं। नीम का थाना कोर्ट में दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था लंबे समय से, 10 साल से। एक दूसरे से आना जाना बंद था, बातचीत बंद थी। दोनों भाई एक केस की तारीख के लिए आए हुए थे। तो वहां पर क्या है कि जैसे लोगों के लिए तारीख नहीं होती तो बाहर बैठने के लिए ऐसे छपरा सा बना हुआ रहता है। तो बड़ा भाई जो था उसने वो अपना रोटी वोटी लेकर के आया था, उसने वो खाया और खाते उसको नींद आ गई। तो बड़ा भाई वहां सो गया और उसकी जूतियां बाहर पड़ी थी। जूतियां हमारे यहाँ पर पहनते हैं वो चमड़ी की पहनते हैं, गाँव में जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं वो जूतियां होते हैं। अचानक से बारिश आ गई, उसको नींद आ रही है और उसकी जूतियां बाहर है। और आपको पता है कि यदि जूतियां बाहर पड़ी है और उसमें यदि वो चमड़े की हैं तो खराब होने का डर होता है। तो छोटे भाई ने देख लिया, उसको पता था कि मेरे बड़े भाई की जूती है। तो जैसे बारिश आई उसने वो जूतियां उठाई और जहां वो सो रहा था उसके पास रख करके आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो देखा और जूतियां कहाँ हैं? तो देखा कि जूतियां तो पास में पड़ी हैं, खराब ही नहीं हुई है। उसको ये लगा कि यार ये क्या हुआ, जूतियां कौन लाया? तो पास बैठे एक व्यक्ति से पूछा, उससे पूछा कि मेरी जूतियां अंदर लाके किसने रखी? तो किसी ने कहा कि वो आदमी बैठा उसने रखी। और उसने देखा कि उसका छोटा भाई। राजपाल जी ये रियल घटना बता रहा हूँ। वो वहां से उठा, जूतियां पहनी, पहले तो जाके बड़े उसके छोटे भाई के गले लगा और सीधा जब उनकी तारीख आई अंदर तो उसने उनसे जाके कहा कि हाकिम बोलते हैं उसको कि हाकिम जी आज से केस रफा दफा। जिस भाई को मेरी जूतियों की चिंता हो गई उसके साथ क्या संपत्ति का विवाद और क्या झगड़ा। वहीं से उन्होंने केस खत्म करा और लौट करके घर आ गए। सारा खेल इसी कम्युनिकेशन का है, इसी संवाद का है। इस बात को समझने का है कि जिन जमीनों के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं उनके केवल कागजों पर नाम बदलते हैं। वो जमीनें आज के 100 साल पहले भी वही थी, 200 साल 500 साल पहले भी थी, अगले 500 साल बाद में भी वही रहनी है। पर ये जो रिश्ते आपके साथ कुछ समय के लिए आए हैं ये बिछड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। इन छोटी चीजों के लिए इस बात पे तो झगड़ा ना करें, मेरा ये सच है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप कि आप भाइयों को, क्योंकि जरूरत पड़ने पे भाई की जगह तो भाई काम में आएगा। मुझे लगता है कि इस एपिसोड को हम वाइंड अप करते हैं जी। और इसी मैसेज के साथ कि हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने एक बात कही थी वो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारा प्रयास है कि आप ये वीडियोस देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हमारी तरफ से बस ये एक पहल है
कि जिसको देखकर किसी के दिमाग में तो ये चीज़ आए कि हाँ, मैं इतने टाइम से जो कर रहा था वो ठीक नहीं था, रिश्तों में इस प्रकार की कमियां, इस प्रकार की जो कड़वाहट है वो हमारे जीवन को बेहतर नहीं, खराबी कर रही है। खराबी कर रही है। तो उनको सुधारने का एक प्रयास करें, एक पहल करें। और अगले एपिसोड में थोड़ी सी अलग बात करेंगे। जी। इस बार हमने बात की कि वो रिश्ते जो जन्म के साथ में मिले। जी। अगली बार थोड़े से उन रिश्तों पे बात करेंगे जो जन्म के साथ तो नहीं मिले, जिनका हम लोग चुनाव करते हैं, हम लोग तय करते हैं कि किससे हमें रिश्ता बनाना है। और मुझे लगता है कि वो और भी इंटरेस्टिंग हाँ बिल्कुल बनने वाला है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे पहलू निकल करके आएंगे। तो बिल्कुल बात करेंगे, इस पे खुल करके बात करेंगे। तो बिल्कुल, तो चलिए आप भी अगले सप्ताह फिर अगले शनिवार 8 बजे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप प्रयास कीजिए कि आपके घर के जो रिश्ते हैं उनमें कुछ सुधार किया जा सके। नमस्कार।